नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास क्लास 6 अध्याय 2 का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। क्या नाम है? आरंभिक मानव की खोज में। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? पहले हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब, आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक जो खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरीके के पेड़ पौधे होते हैं जो विषैले होते हैं। साथ ही फलों के पकने की समय की जानकारी भी आवश्यक है। कीटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है, ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये जो तुम लोग देख रहे हो नीचे, ये सारे औजार कहीं ना कहीं प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये पत्थर के बने प्राचीनतम औजार हैं जो हजारों साल पहले स्टोन एज में, मतलब पाषाण काल में प्रयोग किए जाते थे। तो पत्थर के औजार का उपयोग, अब तुम जो तस्वीर देख रहे हो, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दूसरा जो चित्र है इसी में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब ये दूसरा मैप देखो, ये भारत का मैप है। इसमें अलग अलग जगह कुछ निशान लगे हुए हैं। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कुछ और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। यहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। क्या कहते थे? उद्योग स्थल।
हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक आवासीय पुरास्थल हुआ करता था। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि हवा, बारिश, पानी आदि से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। जो पिछले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बताया था, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, तो नर्मदा घाटी केवल एक इलाके में नहीं है, लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। इसको डिटेल जब ज्योग्राफी में बताएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। पुरा स्थल किसको कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जैसे द्वारका में जो है पुरास्थल समुद्र के अंदर है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में और तेज़ी से बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण, तो इसके निर्माण के दो तरीके अपनाए गए थे। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते हैं तब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। सल्क का मतलब उसके टुकड़े निकालते रहेंगे जब तक उसको एक शेप में ना लाया जाए, जैसे तुमको ये चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख कर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। एक बार फिर से मानचित्र देखो। यहाँ कुरनूल की गुफा ढूंढो जरा। कुरनूल की गुफा कहाँ है? यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब इसी समय क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा था। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मतलब मानव इतिहास का सबसे लंबा काल जो है वो पुरापाषाण काल है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में हम लोग नवपाषाण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। हमने कुछ स्थानों के नाम भी दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते रहेंगे जो आज भी प्रचलित हैं। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अब हम लोग आते हैं शैल चित्रकला, मतलब जो गुफाओं में चित्रकलाएं बनाई जाती थी। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। जो तुम लोग नीचे देख रहे हो ये सारी चीज़ें हम लोगों को गुफाओं के अंदर मिली हैं, चित्रकला मिली हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष, जैसा कि आजकल भी होता है। इसके अलावा उपमहाद्वीपीय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत में शुतुरमुर्ग क्या पुरापाषाण युग में पाया गया? हाँ, तो पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है, मतलब चित्र बने हुए हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब एक बार फिर से मैप देखो, मैं देखो होसंगी कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे और अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। मीन्स पाषाण से भी बनाए जाते थे, लेकिन मेनली चूना पत्थरों का भी उसमें प्रयोग होता था। अब ये विश्व मानचित्र देखो, इसमें फ्रांस देखो कहाँ है। फ्रांस मिल जाएगा आसानी से यूरोप में। इसके बारे में डिटेल तो हम बताएंगे ही ज्योग्राफी में। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब इस चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बताते तो गए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा भी अभी जो क्वेश्चन आ सकते हैं या कई छोटी मोटी बार पूछे भी गए हैं, जैसे आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं, पुरास्थल क्या होते हैं, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण। इसी के साथ इनका काल भी बहुत बार पूछा गया है कि मध्यपाषाण युग का, नवपाषाण युग का काल क्या है। तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मैप जो तुम लोग देख रहे हो, इसमें कौन कौन सी जगहें कहाँ हैं, मतलब जैसे भीमबेटका है तो उसका ज़िला कौन सा है या किस प्रदेश में आता है। होसंगी है तो होसंगी अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है। तो ये बहुत सारे तुम लोगों को निशान दिखाई दे रहे हैं, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पड़ेंगे। जैसे इनाम गांव है तो इनाम गांव आरंभिक गांव है, पाषाण काल में ही के अंतर्गत आता है। पय्यमपल्ली है या ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है।
तो ये सारी चिरांद है, कोल्डिवा है, महागढ़ा है, हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ कि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं है, बेस हमारा एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के जब आगे जाएंगे तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं या कौन सी आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोगों का यही कक्षा 6 के इतिहास का तीसरा चैप्टर होगा। धन्यवाद।